सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने कर रहे थे ईओआरओ का पार्ट बी, उसमें अपने कर रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009। इसमें अंदर हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था नगर पालिका की शक्तियां और अपराध। इसमें अपने दोस्तों देखो 240 तक धारा है, 200 से 240 ये अपने कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में। आज हम क्या है कि 241 से 275 तक की धाराएं यहाँ पे इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें थोड़ी धाराएं ज़्यादा है तो 3 क्लास में ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अगली क्लास में आपके जितने भी जो ये अधिनियम के अधीन जितने भी चैप्टर है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसका हम रिवीजन करेंगे। तो पहले अपने इसको समझते हैं, ठीक है। ये आसान है। ये जैसे अपने क्या है कि 200 से 240 में क्या बात कर रहे थे, नालियाँ वगैरह की, शौचालय वगैरह इसी की बात कर रहे थे। तो आपको वो मैं लास्ट में बताऊंगा जब हमारी अलग से क्लास आएगी रिवीजन की, तो कैसे अपने को उत्तर तक पहुंचना है एग्जाम में। तो अभी अपने जानते हैं धाराओं के बारे में। तो पहली धारा अपनी क्या आती है 241वीं, तो ये कहती है मूर्तियों की स्थापना। तो दोस्तों अगर आपको आपकी नगर पालिका में कोई भी मूर्ति वगैरह स्थापित करनी है तो 241 की उपधारा 1 कहती है कि आपको जो राज्य सरकार है या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। इससे या तो राज्य सरकार या इसके द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी है राज्य सरकार के द्वारा, इससे यहाँ पे आपको अनुज्ञा लेनी पड़ेगी, ठीक है, आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो ये बताता है। फिर आपके जो 241 की उपधारा 2 है दोस्तों, ये बताती है कि जैसे आपकी ये नगर पालिका है, यहाँ पे कोई भी मूर्ति बनी हुई है तो आप उसे तोड़ नहीं सकते, किसी भी प्रकार से यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी भी मूर्ति को, ठीक है। जो अगर स्थापित मूर्ति है उसको आप यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, अगर आप नुकसान पहुंचाते हो तो आपको देखो क्या होगा कि कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। कितनी? 2 मास से 6 मास। और इसके साथ आपको जो जुर्माना लिया जाएगा आपसे, वो लिया जाएगा वो आपसे 25 से 50,000, 25 से 50,000 रुपए। तो ये आपसे जुर्माना यहाँ पे वसूला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 241 की 1 में आपको राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी से अनुज्ञा लेनी पड़ेगी कोई भी प्रकार की आप मूर्तियां स्थापित करते हो आपकी नगर पालिका में। और 2 में क्या है कि आप मूर्तियों को, जो स्थापित मूर्तियां हैं उनको किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट धारा 242 के ऊपर। तो दोस्तों देखो जो धारा 242 है ये क्या कहती है आपकी, देखो ये कहती है कि झाड़ियों वृक्षों आदि को हटाया जाना व उनकी काट छांट। अब क्या होता है कि जैसे ये सड़क है, इस सड़क से, अब इसकी जो 242 की उपधारा 1 के बारे में बता रहा हूं मैं पहले आपको। इस सड़क से देखो कोई भी इसके आसपास जितनी भी यहाँ पे पेड़ वगैरह जो लगे हुए हैं, झाड़ियां हैं, कई बार क्या होता है कि वो उनकी टहनियां झुक जाती है और खतरा बनना रहता है सड़क पे आने जाने वाले पे। तो नगर पालिका इस व्यक्ति को यहाँ पे निर्देश दे सकती है, जिसकी ये है, मतलब जिसका ये खेत वगैरह है, यहाँ पे जो भी है प्लाट वगैरह है, तो यहाँ पे व्यक्ति को जो निर्देश देगी, ठीक है, व्यक्ति को यहाँ पे नगर पालिका निर्देश देगी, एनपी लिख रहा हूं मैं, नगर पालिका यहाँ पे निर्देश देगी कि आप इसे हटाओ या इसकी काट छांट करो। अगर देखो ये नहीं करता है, अब 242 की उपधारा 2 क्या कहती है कि अगर ये उपधारा 1 का पालन नहीं करता तो इसका क्या है कि नगर पालिका स्वयं कटवा देगी, ठीक है। तो नगर पालिका इसको स्वयं काट छांट करेगी और इससे जो भी खर्चा आएगा, तो जो भी यहाँ पे खर्चा होगा वो व्यक्ति द्वारा वसूला जाएगा। तो व्यक्ति से वसूलनीय होगा, ठीक है। अब इसमें आपको 2 ही बातें याद रखनी है, सिंपल सी है बिल्कुल। देखो किसी को निर्देश दिए जाते हैं कि आप ये झाड़ी वगैरह की टहनियाँ टूनियाँ हैं इनकी काट छांट करो, किसी पे गिर जाएगी किसी की लग जाएगी।
अगर यहाँ पे नहीं करता है तो उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका खुद काटेगी तो जो खर्चा होगा वो वसूला जाएगा उस व्यक्ति से जिसकी ये झाड़ियाँ जुड़ियाँ हैं। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट उपधारा पे। तो दोस्तों जो धारा 243 है ये आपकी क्या कहती है कि खतरनाक भवन, नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो ऐसी कोई बिल्डिंग है जो जर्जर कंडीशन में है, तो जो भी यहाँ पे बिल्डिंग है, घर बना हुआ है जैसे, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम ऐसे जर्जर कंडीशन में है कि टूटने वाला है ये, और किसी को यहाँ पे जो भी राहगीर है यहाँ पे उसको नुकसान हो सकता है, कुछ भी मतलब यहाँ पे जैसे मार्केट वगैरह है बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है, तो किसी को भी किसी प्रकार की हानि हो सकती है। तो नगर पालिका क्या करेगी, इसे निर्देश देगी कि या तो इसे तोड़ा जाए सही तरीके से या इसे किसी भी तरीके से सही किया जाए, ठीक है, पुनर्निर्माण इसका कराया जाए। वैसे तो इसे पूरा तोड़ने के लिए बोलेगी प्रॉपर तरीके से नगर पालिका, ठीक है। अब देखो धारा 1 और 2 में जो 243 की 1 और 2 में इसको निर्देश ही दिए जाएंगे कि आप इसे तोड़ो। अब जो 243 की उपधारा 3 है इसमें ये कहा जाएगा अगर यहाँ पे कोई क्षति हो जाती है, देखो नगर पालिका ने इसने निर्देश दिए कि आप इसे सही वगैरह करो, लेकिन ये नहीं किया इसने। तो अब क्या है कि 243 की उपधारा 3 कहती है कि अगर ये सही नहीं करता है और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्षति हो जाती है, ठीक है, तो और किसी को भी यहाँ पे जो नुकसान होता है कि कितना भी, तो इसका जो जिम्मेदार होगा वो स्वामी होगा। जिम्मेदार क्या होगा, तो इस मकान का जो स्वामी है, ठीक है, वो यहाँ पे जिम्मेदार होगा। तो यही बात इसमें कही गई है धारा 243 में, ठीक है। तो तीन चीजें अभी हमने पढ़ी है। 241 में हमने क्या पढ़ा, 241 में मूर्तियों की स्थापना पड़ी, फिर झाड़ियों वृक्षों के हटाया जाना पड़ा 42 में, 43 में खतरनाक भवन पड़े, ठीक है। तो आराम से आप याद रख सकते हो, बिल्कुल इजी है। फिर अपने चलते हैं धारा 244 क्या कहती है दोस्तों। तो 244 के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो धारा 244 है ये हमारी कहती है कि पटरियों आदि को हटाना। इसमें क्या कहा गया है, देखो जो भी नगर पालिका की अंतर्गत जितनी भी जो सार्वजनिक मार्ग की पटरी आती है, गटर आते हैं, बरसाती पानी की नाली आती है, पत्थर की चौकियां आती है, अन्य बहुत सारी जैसे नल स्तंभ, दिशा सूचक स्तंभ, ठीक है, और भी पाइप वगैरह है, कोई भी नागरिक यहाँ पे उनको पहुंचाता है हानि, ठीक है। हानि पहुंचाने पे क्या होगा कि उसे एक तो निर्देश दिए जाएंगे कि तुम इसे पुनः सही करवाओ, और साथ में यहाँ पे लगाया जाएगा उस पर जुर्माना 2 से 5,000 रुपए तक का, ठीक है, 2 से 5,000 रुपए तक का यहाँ पे जुर्माना, प्लस में जितनी भी यहाँ पे इसकी लागत है, मतलब वास्तविक क्षति है, ठीक है, वास्तविक क्षति का 10% भी इसे देना होगा। ये दोनों चीजें इसमें देनी होगी इसको 244 की उपधारा 1 में। अब 244 की उपधारा 2 क्या कहती है दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर उसे निर्देश दिए जाते हैं सही करवाने के, निर्देश दिए जाते हैं इसको क्षतिपूर्ति के, अगर वह नहीं करता है, यहाँ पे क्षतिपूर्ति है जो भी उसने की है, अगर वो नहीं करता है तो उसे 1 से 2,000 रुपए तक का यहाँ पे जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ठीक है, रुपए का उसका लगेगा जुर्माना। यही सेम इन्हीं चीजों पे है, जो भी खंबे वगैरह, दिशा सूचक स्तंभ है, जल की पाइप हो गई, ठीक है, पूरे पहले वाली हालत में जो लाने के लिए व्यय होगा वो पूरा उससे वसूला जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट धारा 245 क्या कहती है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा। तो देखो दोस्तों जो इस धारा के अंतर्गत आपको क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि देखो जो भी यहाँ पे नगर पालिका की भूमि है जिसमें अपने नालियां वगैरह भी सम्मिलित है, वो हमने पहले ही बात की थी। अगर कोई भवन, ठीक है, ये जैसे भवन है, तो यहाँ पे कोई भी सीढ़ियों के अलावा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे निर्माण कार्य नालियों के ऊपर करता है तो वो एक प्रकार से अतिक्रमण माना जाएगा, ठीक है। अब जो ये अतिक्रमण होगा, इसे हटाने के लिए नगर पालिका कोई भी कार्रवाई यहाँ पे कर सकती है, पहले इसको निर्देश देगी, इस पे जुर्माना भी लगा सकती है, ठीक है। और इसको किसी भी प्रकार से कहीं भी देखो कोई भी ऐसी भूमि है जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है तो नगर पालिका पूरी अपने जो भी नियम और अधिनियम है उनके तहत का कोई भी यहाँ पे कार्रवाई कर सकती है, पहले भी जैसे हमने पढ़ा। तो वैसे तो इसके अंतर्गत जो 20 उपधाराएं हैं तो इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना ध्यान रखना, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की बाधा अगर कोई आए तो उसको हटाने की शक्ति जो है वो नगर पालिका के यहाँ पे पास है 245 के अंतर्गत।
नेक्स्ट चलते हैं अब धारा 246 क्या कहती है, खतरनाक खुदाई। तो दोस्तों ये तो देखो सीधा नाम से स्पष्ट है। देखो जहाँ भी ऐसी कोई भी जैसे खुदाई चल रही है जिससे ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई पहाड़ वगैरह है, यहाँ से सड़क है, यहाँ पे चल रही है खुदाई, एकदम से पहाड़ सड़क के यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है किसी को भी, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है कि कोई भी ऐसी खुदाई चल रही है जिससे किसी को हानि हो सकती है तो नगर पालिका वहाँ पे उसको रोकने का तुरंत निर्देश दे सकती है। लेकिन देखो कुछ कंडीशनें ऐसी होती है जिसमें उन्हें राज्य सरकार से आदेश प्राप्त होते हैं, राज्य सरकार से उन्हें अनुज्ञा प्राप्त होती है। तो अगर राज्य सरकार से यहाँ पे उन्हें अनुज्ञा प्राप्त होती है तो खुदाई कर रहा है, ठीक है, खुदाई करने वाला व्यक्ति या स्वामी जो भी है, तो उसको उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर राज्य सरकार आगे जो निर्देश देगी उस हिसाब से यहाँ पे कार्य होगा, ठीक है। अगर बिना किसी मतलब के कोई यहाँ पे ऐसी खुदाई वगैरह जारी रख रहा है, जेसीबी से या किसी से भी हो सकता है ये खुदाई, तो ठीक है, तो अगर ये ऐसा कोई भी खुदाई कर रहा है अवांछनीय तो नगर पालिका यहाँ पे कार्रवाई कर सकती है। सीधी सी बात यही कही गई है आपकी धारा 246 में। तो जेसीबी की खुदाई याद रख लेना, 246 में खुदाई है। नेक्स्ट चलते हैं हम धारा 247 में। 47 क्या कहती है? तो दोस्तों जो धारा 247 है ये आपकी कहती है कि जो परिसरों या अनुज्ञप्ति रखे बिना पशु रखने या मुर्गी पालने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना। मतलब देखो कोई भी यहाँ पे एक जगह है नगर पालिका में, यहाँ पे कोई व्यक्ति बिना परमिशन के, ठीक है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के चार पैरों के जो भी यहाँ पे है, चार पैरों वाले, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं आपके घोड़े आ जाएंगे, सूअर आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, तो आपको जो भी यहाँ पे पालने हैं, ठीक है, बल्क में, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात यही कही गई है। तो उपयोग में नहीं लिया जा सकता अनुमति के बिना। तो ऊपर जो बात लिखी है वही नीचे है, ठीक है, आराम से आप याद रख सकते हो। 247 में आप कोई भी जो ऐसे पशु है, जो भी कुत्ता घोड़ा जो है वो आप नहीं पाल सकते, आपको नगर पालिका से पहले परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट धारा 248 क्या कहती है। देखो दोस्तों जो धारा 248 है ये क्या कहना चाहती है, देखो जो कातिपीय पशुओं का पक्षियों का अभिग्रहण के बारे में बात आती है। देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कुत्ता घोड़ा बिल्ली है, ठीक है, बनाना तो नहीं आता मेरे को, जो भी है कुत्ता घोड़ा बिल्ली कुछ भी है, अगर यहाँ पे ये घूमता पाया गया सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर, और या रस्सी से बंधा हुआ मिला, तो नगर पालिका क्या करेगी, इसे अभिग्रहण कर लेगी, अपने अंडर में ले लेगी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो नगर पालिका इसे अभिग्रहण कर लेगी। अब ये आता है आपके 248 की उपधारा 1 में। अब जो इसकी उपधारा 2 क्या कहती है कि अब क्या करेगी नगर पालिका, या तो अभिग्रहण करने के जो 7 दिन के भीतर जो मालिक है, स्वामी है, वो इसका यहाँ पे आ जाए, प्रेजेंट हो जाए, जो भी यहाँ पे खर्चा है उसका, जो भी यहाँ पे रुपए वगैरह है जो समुदाय दिया जाए वो जमा करवा दे, या क्या करेगी नगर पालिका उसे नीलाम कर देगी, ठीक है, नगर पालिका उसकी कर देगी नीलामी, या उसका मतलब विक्रय कर देगी नगर पालिका। और विक्रय करने पे जो भी यहाँ पे आएगा धन, तो वो नगर पालिका निधि में चल जाएगा, अगर 90 दिन के अंदर कालावधि में जो स्वामी है वहाँ पे दावा वो नहीं करता है तो, ठीक है। तो सार्वजनिक ये घूमते फिरते नहीं मिलने चाहिए जो भी कुत्ते घोड़े सूअर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 248 में है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी यहाँ पे कुत्ते घोड़े जो भी है ये घूमते फिरते नहीं मिलने चाहिए। पर्सनल की बात कर रहा हूँ मैं, जिससे व्यक्तियों को नुकसान हो, जैसे नॉर्मल कुत्तों की बात नहीं है यहाँ पे, जो भी ब्रीड होती है ऐसी जो नुकसान पहुंचा सकती है, पिटबुल वगैरह, उनकी बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं धारा 249 पे। धारा 249 क्या कहती है? देखो दोस्तों जो धारा 249 है ये भी संक्रमित पशुओं के बारे में है, और मेनली ये क्या है कि कुत्तों पर है। अगर कोई भी यहाँ पे कार्रवाई कुत्ता है वो रेबीज रोग से पीड़ित पाया गया, यहाँ पे देखो आपको पता है कि अगर कोई कुत्ता है वो रेबीज से पीड़ित है, अगर वो किसी व्यक्ति या किसी को भी काट लेता है
तो उसका जो एक टाइम पीरियड होता है उसके भीतर उसको अगर इंजेक्शन वगैरह ना लगाया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस पर नगर पालिका कार्रवाई कर सकती है, उसे अपने अंडर में ले सकती है उस कुत्ते को, ठीक है। उस पर जो भी कार्रवाई है नगर पालिका कर सकती है। तो वो आपके आ जाएगा धारा 249 में, संक्रमित पशुओं और कुत्तों पर कार्रवाई करने की शक्ति आपके आ जाएगी धारा 249 में। अब अपने पढ़ेंगे धारा 250 क्या कहना चाहती है। अब देखो दोस्तों, जो धारा 250 है ये कहना चाहती है कि परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। मतलब न्यूसेंस से क्या तात्पर्य है, इससे ये दोस्तों ये कहना चाहता है कि जो भी यहाँ पे किसी ने यहाँ पे पालतू जो है पशु वगैरह जो भी पाल रखे हैं, तो उन सब की वजह से अगर यहाँ पे जो आम लोग हैं जितने भी, 1 सेकेंड, अब आम लोगों को 1 सेकेंड, आम लोगों को यहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम, यहाँ पे दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार से, ठीक है, कैसे भी मतलब किसी भी प्रकार से परेशान कर सकते हैं, आवाज के द्वारा, ठीक है, उनकी हरकतों के द्वारा, किसी के काटने, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आम लोगों को यहाँ पे परेशानी हो रही है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी आदेश दे सकता है कि आप उसे जो भी है रोकने की अपेक्षा कर सकता है। 250 की उपधारा 1 में रोकने की यहाँ पे अपेक्षा करेगा कि उसको आदेश देगा कि आप ऐसे रोका जाए किसी भी खर्च से। फिर 2 में क्या करेगा, अगर रोका नहीं जाता तो जो भी प्राधिकारी है उस ऐसे साधनों को रुकवा सकेगा, जो भी स्वामी को निर्देश दे सकेगा और उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा रखने की, ठीक है। जो उसकी अनुज्ञप्ति उसने ली थी कि मैं ये रखूंगा यहाँ पे जो भी है कुत्ता वगैरह, यहाँ पे पिटबुल वगैरह रखूंगा, तो अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है। और आपकी 250 की उपधारा 3 है, इसमें ये इसका अभिग्रहण करके नीलामी भी करवा सकता है, ठीक है, नीलामी या विक्रय भी करवा सकता है यहाँ से। तो आप जो भी रख रहे हो उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो ये पशु वगैरह जो भी आप रख रहे हो, कोई भी पालतू कुत्ता वगैरह, तो उससे किसी को दिक्कत ना हो, तो वो आपके धारा 250 में आएगा, सीधा सा ये कहना चाहता है ये। नेक्स्ट अपने चलते हैं 251 डेयरियों की अनुज्ञप्ति। देखो दोस्तों, इस धारा में ये क्या कहना चाहता है 251 में कि देखो इसको ध्यान से समझना, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि डेयरियों को अनुज्ञप्ति दे रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो इसकी जो उपधारा 1 है 251 की, ये ऐसा कहता है कि जो भी व्यापार प्रयोजन, जो व्यापारिक मतलब काम है, उसके लिए यहाँ पे जो भी डेयरियाँ वगैरह यहाँ पे खोली जा रही है, ठीक है, दूध के, मक्खन की जो भी है, तो वो नगर पालिका जिस स्थान पे उसने नगर पालिका ने यहाँ पे कह रखा है उसी पे ही ये काम चलेगा। इसके अलावा आप कोई भी स्थान पे ऐसी डेयरी वगैरह यहाँ पे नहीं चला सकते, ये कहना है 251 की धारा उपधारा 1 में। और 2 में अगर उसे क्या है कि नोटिस दिया जाएगा कि आप ऐसी शर्तों को मानने, ठीक है, इनके अध्ययन रहते हुए यहाँ पे काम करें। अगर वह नहीं मानता है तो 251 की उपधारा 3 में उस पे यहाँ पे जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। जो जुर्माना होगा वो 5 से 10,000 रुपये तक का होगा, और प्रतिदिन यहाँ पे नोटिस के बाद से उसे 50 रुपये प्रतिदिन दंड भी दिया जाएगा प्रतिदिन। और इसके अलावा दोस्तों जो 251 की उपधारा 4 है, इसमें क्या है कि वो जो भी अभी काम नहीं रोक रहा, इलीगल तरीके से कर रहा है उस जगह पे जिस पे उसको नहीं करना वो काम, तो उसे बंद भी करने के आदेश दिए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो 251 में डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना आपके आ जाएगा 251 में। नेक्स्ट चलते हैं धारा 252 क्या कहती है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो धारा 252 है इसके अंतर्गत आपके क्या आएगा 252 में, देखो जो कातिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोगों को प्रतिषेध करने की शक्ति। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके जो कोई शहर वगैरह है, तहसील वगैरह है, वहाँ पे लिखा होता है कि भारी वाहनों का प्रवेश निषेध। मतलब जैसे जिससे क्या है कि लोगों पे खतरा मंडरा रहा है, जैसे जैसे बाजार की सड़कें हैं वहाँ पे ट्रक चलेगा तो जो ट्रैफिक है वो भी गड़बड़ाएगा साथ में, ठीक है। और उस जो माल वगैरह उस ट्रक में भर रखा है, ओवरलोड हो रखी है, तो उस पे आसपास के लोगों पे खतरा मंडरा रहा होगा। तो उसके तहत जो निर्देश दिए जाएंगे नगर पालिका के कि आप जो भी वाहन वगैरह है, भारी वाहन, इससे इस समय मतलब रात को मैक्सिमम होता है कि मार्केट से निकल सकते हैं, ऐसे नहीं निकल सकते, तो वो निर्देश नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यही कहना चाहता है ये
जो कतिपय प्रकार के यातायात के सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषेध करने की शक्ति वो नगर पालिका के पास है। यही अपने को जानना था धारा 252 में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट 253 क्या कहना चाहती है धारा। देखो दोस्तों, जो धारा 253 है ये इसमें है आपके सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। मतलब जो पार्किंग की व्यवस्था है कोई भी सड़क के आसपास है, ठीक है, तो ये की जाएगी यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, नगर पालिका यहाँ पे व्यवस्था करेगी आपके लिए और आपको वहीं अपना साधन क्या है कि पार्क करना होगा। इसके अलावा और अन्य स्थान है, जैसे कोई बड़ी सिटी होती है उनमें अलग से पार्किंग का स्थान बना सकती है नगर पालिका और वहाँ पे आपसे जो फीस वगैरह है वो भी यहाँ पे चार्ज कर सकती है। तो ये दोनों ही बातें हैं, तो ये शक्ति है 253 में धारा, ठीक है, पार्किंग वगैरह की। नेक्स्ट चलते हैं अपने धारा 254 क्या कहती है। तो देखो दोस्तों, जो धारा 254 है इसमें क्या बताया गया है कि सार्वजनिक मैदानों पर यानों का जानवरों को ठहराना। जैसे ये कोई भूमि है, ये है नगर पालिका की, ठीक है, किसकी, नगर पालिका की यहाँ पे भूमि है। अगर यहाँ पे आप अपने पशु, ठीक है, पशु या वाहन, ठीक है, पशु या वाहन, 1 सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप यहाँ पे अपने पशु या वाहन, पशु बांधते हो या वाहन ठहराते हो तो आपको जो दोष सिद्ध अगर हो गया कि आप यहाँ नगर पालिका की भूमि पे ऐसा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जुर्माना। क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा आपको 1000 से 2000 तक का, ठीक है, 1 से 2000 रुपए तक का यहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और जो नोटिस दिया जाएगा आपको उससे 50 से 100 रुपए प्रतिदिन दंड भी देना पड़ेगा, ठीक है, प्रतिदिन आपसे दंड भी लिया जाएगा। तो यही बात इसमें बताना चाहते हैं कि नगर पालिका की भूमि पे ना तो आप कोई पशु बांध सकते हो अपने, ना ही कोई आपकी अपनी गाड़ी गुड्डी पार्किंग कर सकते हो, खड़ी कर सकते हो। ठीक है, पार्किंग व्यवस्था अलग से बनाई हुई है वो हमने पहले पढ़ा, लेकिन ऐसे कोई नगर पालिका की भूमि पड़ी है उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वो आपके आएगा धारा 254 और 254 में। नेक्स्ट अपने चलते हैं 255 क्या कहता है। तो दोस्तों, जो धारा 255 है ये आपके बताती है अग्नि रोकथाम के लिए व्यवस्था। देखो, जो ये व्यवस्था है ये करेगा कौन, ये करेगा जैसे यहाँ पे एक कोई कोचिंग चल रही है, ठीक है, कोचिंग है, तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें बहुत सारे रूम वगैरह बने हुए हैं। तो हर रूम में जैसे फायर एग्जॉस्ट वगैरह है, ठीक है, फायर एग्जॉस्ट इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, फायर अलार्म वगैरह भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आती है आजकल। तो वो सारी जो भी है, अग्नि को यहाँ पे कुछ दुर्घटना होती है, आग लग जाती है, तो उसे रोकने की यहाँ पे जो भी व्यवस्था है पूर्णतः है या नहीं, तो ये सर्टिफिकेट इन कोचिंग वालों को लेना होगा नगर पालिका से, ठीक है, नगर पालिका से ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे इनको रखनी पड़ेगी। तो ये जो कोचिंग का स्वामी है तो ये पूरी यहाँ पे व्यवस्था करेगा। कुल मिला के बात ये कहना चाहता है धारा 255 में। अब देखो दोस्तों, जो धारा 256 आपकी क्या कहती है, ये कहती है कि अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव। ठीक है, देखो, जब कहीं भी आग उग लग जाती है तो अग्निशमन दल आता है एक प्रॉपर तरीके से, उसके जो भी औजार मशीन और जो भी समाचार भेजने के साधनों की जिन्हें आग के निवारण और बुझाने के लिए आवश्यक समझे व्यवस्था कर सकेगी, तो नगर पालिका इसकी व्यवस्था करेगी। अग्निशमन का जो भी सामान वगैरह जो भी प्रॉपर तरीके से नगर पालिका इसको मेंटेन करेगी, यही कहना चाहता है ये। ठीक है, जो भी आपके धारा 256 में है अग्निशमन। लेकिन 55 में क्या है कि जो पर्सनल रूप से जिसकी अग्नि के रोकथाम के लिए व्यवस्था है वो नगर पालिका प्रमाण पत्र वगैरह जारी करेगी और उन्हें चेक भी करती रहेगी। कोचिंग वगैरह पे छापे भी पड़ते रहते हैं कि आपके ये जो व्यवस्था है कोई दुर्घटना हो जाए पूरे है या नहीं है, तो वो 255 में है। 56 में आपके अग्निशमन दल आ जाता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 257 क्या कहना चाहती है। तो देखो दोस्तों, जो आपकी धारा 257 है ये भी आग बुझाने से रिलेटेड है। देखो, आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। आप देखो, जो भी यहाँ पे अग्निशमन दल है तो ये जब आग बुझाने जाते हैं तो इनमें अड़चने भी पैदा होती है। देखो, इसमें क्या होता है कि जो भी कोई भी नगर पालिका क्षेत्र है, आग अगर कहीं लग जाए तो मजिस्ट्रेट या नगर पालिका का कोई सदस्य है या मुख्य नगर पालिका अधिकारी है या नगर पालिका के कोई भी अन्य अधिकारी है जो अग्निशमन दल की कार्रवाई के संचालन का निर्देशन करने वाला या उसका कोई सदस्य है या कांस्टेबल रैंक का कोई ऊपर से पुलिस अधिकारी भी है, तो वो क्या कर सकेगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बाधा डालता है,
तो इसमें खंड दे रखे हैं बहुत सारे। तो अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जैसे क खंड में बाधा डालता है तो उसको रोक सकेगा। फिर क्या है तो कि जो भी यहाँ पे मार्ग रास्ते हैं दोनों ओर से रोक दिए जाएंगे ताकि जान माल का नुकसान ना हो। फिर जो भी आग बुझाने के लिए जो भी प्रयोजन हो सकते हैं, जितने भी प्रयास हो सकते हैं प्रयोजन, वो सारे प्रयोजन यहाँ पे करेगा। कुल मिला के उसको आग बुझानी है अच्छे से, ठीक है। और अब जो उसकी उपधारा 2 है ये क्या कहती है 257 की, अगर देखो कोई भी व्यक्ति उपधारा 1 के दिन अपने द्वारा सद्भावना से किए गए किसी कार्य के लिए नुकसानी संदत करने का दायी नहीं होगा, ठीक है। अब जो आपकी उपधारा 257 की 1 है उसमें ये भी है कि ये आग बुझाने के लिए किसी भी घर वगैरह में भी प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वहाँ पे ऐसा कोई उनको रोक नहीं सकेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी के घर में एंट्री करो तो वो रोकते हैं या मतलब बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तो वो नहीं कर सकेगा। तो ये इनकी शक्तियां होगी, ये कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं आग बुझाने के लिए, जिससे जान माल का नुकसान न हो। तो वो हर कार्य करेंगे ये अग्निशमन के। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने धारा 258 क्या कहती है दोस्तों। देखो दोस्तों जो धारा 258 है इसमें आपके कहा गया है कि जो प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति। देखो जब राज्य सरकार ने ऐसे कह दिया कि जैसे ये कोई एरिया है जयपुर का, ठीक है, पूरा जयपुर जिला है, मान लो इसको कह दिया। अब तो जयपुर के भी 2 बन गए हैं, जयपुर उत्तर दक्षिण। तो इसमें क्या है कि जैसे जयपुर है, अब जयपुर में इसमें कह दिया कि यहाँ पे कोई भी थैली वगैरह थैलियां ना तो उपयोग करेगा और ना ही बनेगी प्लास्टिक की, ठीक है। तो ये बैन हो जाए और ये पूरा प्रक्रिया की जाएगी राजपत्र में प्रकाशित करके, ठीक है। अगर ये धारा आपके 258 की उपधारा 1 में यही बताया गया है कि अगर यहाँ पे राजपत्र में प्रकाशित करके कोई भी यहाँ पे जो भी बैन वगैरह की गई है, अब उपधारा 1 के अधीन अगर कोई यहाँ पे पाया गया लिप्त, मतलब वो फिर भी यहाँ पे थैलियाँ बना रहा है या उपयोग कर रहा है, तो उसे क्या होगा कि कारावास हो सकता है 3 मास तक का, कारावास 3 मास का। इसके अलावा उस पर जुर्माना लग सकता है 100 से 1000 रुपए तक का। कितना? 100 से 1000 रुपए तक का उसे जुर्माना भी यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, 100 से 1000 रुपए का। 1 सेकेंड, तो ये जुर्माना लिखा है मैंने, तो जुर्माना भी इसको भुगतना पड़ सकता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट धारा 259 में। देखो दोस्तों जो आपकी धारा 259 है इसमें आपको जो भी यहाँ पे कोई व्यक्ति है यहाँ पे कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। इसमें जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति ने यहाँ पे कोई भी जो भी है कनेक्शन नहीं ले रखा सीवरेज में, ठीक है, जो भी मल आदि वहन है ये कर रहा है खुले में, जिससे आम जन को हो रही है परेशानी। तो जो इसने धारा 202 के अध्याधीन यहाँ पे, ठीक है, अध्याधीन कनेक्शन नहीं ले रखा और ये खुले में कर रहा है सब कुछ और आम लोगों को यहाँ पे परेशानी हो रही है, तो इसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कितना? 5000 रुपये तक का, 5000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो ये बात इसमें धारा 259 में कही गई है, कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना खुले में सड़क पे जाने दे रहा है सीधा ही। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने धारा 260 पे। अब दोस्तों जो धारा 260 क्या कहती है आपकी, ये बिल्कुल इजी सी है। देखो गंदे भवन आदि इसका ये पॉइंट है, लेकिन इसमें ये कहना चाहता है कि देखो जैसे कोई भवन वगैरह बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, अगर वहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई है जिससे यहाँ पे पड़ोसियों को, जो पड़ोसी है ना, इनको दिक्कत हो रही है, इनको बाहर निकलना इनका दुर्भर हो रहा है, ये बाहर नहीं निकल सकते, बदबू आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये सांप और चूहों इनका घर बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे इसको दिक्कत रह रही है, जो पड़ोसियों आसपास के आमजन को यहाँ पे इस घर की वजह से दिक्कत हो रही है। तो नगर पालिका इस भवन के मालिक को निर्देश देगी कि आप ये जो भी है सही करवाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नगर पालिका द्वारा अपेक्षा की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे कोई खाली प्लाट पड़ा है उसमें कहीं भी सांप बिच्छू ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिससे दिक्कत हो सकती है पड़ोसियों को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नगर पालिका उसे आदेश देगी कि इसे आप अपेक्षा की जाएगी कि इसे तुरंत सही करवाया जाए।
तो यही बात आपकी धारा 260 में बताई गई है। अपने नेक्स्ट चलते हैं, धारा 261 क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों देखो, जो धारा 261 और 62 है, दोनों रिलेटेड है। इसमें बताया गया है नहाने के स्थान। इसमें क्या है कि नगर पालिका है, ये क्या करेगी, ये नगर पालिका जो भी इसमें नगर पालिका में आने वाले तालाब तलोब जो भी है, जितनी चीजें तालाब वगैरह, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे तालाब कुंड जो भी है, वो निर्देश देगी कि यहाँ पे आप इस एरिए पे कपड़े धो सकते हो और यहाँ पे आप नहा सकते हो, जो भी है पूरा यहाँ पे नगर पालिका फिक्स करेगी। और कोई कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे नगर पालिका ऐसे कहेगी कि आप यहाँ पे इसका सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं कर सकते, तो वो आपको नगर पालिका की बात माननी पड़ेगी। अब आपकी धारा 262 क्या कहती है दोस्तों, ये कहती है कलुषित जल। ठीक है, कलुषित जल से क्या मतलब है आप, इससे मतलब है कि देखो, नगर पालिका ने निर्देश दिया है कि आपको, जैसे ये नगर पालिका है कि इस तालाब में या कुएं का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई इसका उपयोग कर रहा है, इसमें गंदगी फैला रहा है या कुछ भी यहाँ पे न्यूसेंस पैदा कर रहा है। न्यूसेंस का मतलब बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, या मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे यहाँ पे उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा केमिकल डाल रहा है इसमें, पानी में कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो धारा 261 के अधीन आपको रहना पड़ेगा। अगर आप इसको 61 को ना मानते हुए कोई भी यहाँ पे काम कर रहे हो, तो 62 में आपको क्या मिलेगा, जुर्माना। तो 62 में आपको मिलेगा जुर्माना, मिलेगा कितना, 2000 रुपए तक का, 1 से 2000 रुपए तक का यहाँ पे आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है 62 में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट 263 पे। 63 क्या कहना चाहती है, तो दोस्तों जो धारा आपकी 263 है, ये कहना चाहती है कि कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन। न्यूसेंस का मतलब आप देख सकते हो, कोई भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है आमजन को, ठीक है। अब कुओं से क्या होगा, देखो जैसे कोई भी कुआं है, किसी के भवन में है या बाहर है, या बाहर उससे 100 मीटर की दूरी पर है कोई भी यहाँ पे कुआं है, ठीक है। अब इस कुएं के कारण यहाँ पे क्या पैदा हो रहे हैं, मच्छर वगैरह यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। तो नगर पालिका इसको व्यक्ति होगा, इसको निर्देश देगी कि आप इसको कुएं को या तो बंद करें या ऐसा उपयोग करें कि यहाँ पे मच्छर पैदा न हो, इसको जिसका भी है ये। और इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे नए तालाब या कुएं का निर्माण नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है, नए तालाब और कुएं यहाँ पे नहीं बना सकता, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले नगर पालिका से, ठीक है। तो यही बात आपकी धारा 263 में कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं अपने धारा 264 क्या कहना चाहती है। देखो दोस्तों, जो धारा 264 है ये भी बिल्कुल इजी है। देखो, कातिपीय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध, मतलब देखो ऐसी खेती, इसमें देखो जो जितनी भी धाराएं हैं इसमें यही है कि कोई भी ऐसी चीजें हो रही है जिससे आम नागरिक को नुकसान हो। अब ऐसी यहाँ पे कोई खेती हो रही है, वो ऐसी खाद या ऐसे केमिकल का यहाँ पे उपयोग कर रहा है, केमिकल का उपयोग कर रहा है जिससे आमजन को नुकसान हो सकता है, तो उसको नगर पालिका निर्देश देगी आप इनका उपयोग मत करो, ठीक है। तो उसका यहाँ पे निर्देश देगी और उसे बंद करने के लिए कहेगी। तो आप ऐसी कोई भी खेती नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसे सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये बात आपकी धारा 264 में बताई गई है। कातिपय प्रकार की खेती का नियमन या उसका प्रतिषेध, या उसका नियम बना देगी कि आपको इस हिसाब से करोगे तो ठीक है, नहीं तो आपके रोक लगा दी जाएगी इस खेती पे। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने धारा 265 क्या कहना चाहती है। देखो दोस्तों, जो नगर पालिका होती है उसके अंदर जैसे कोई खेती कर रहा है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं, तो अगर वहाँ पे दुर्गंधपूर्ण खाद आदि का उपयोग में लिया जाता है, कोई ऐसी खाद वगैरह होती है जिसमें स्मेल बहुत दूर दूर तक आती है, तो उसमें क्या है कि उस कंडीशन में उसको जुर्माना भुगतना पड़ेगा, जो कि आपका होगा 1 से 2000 रुपए तक का, ठीक है। तो अगर दुर्गंधपूर्ण खाद का कोई उपयोग कर रहा है तो वो आपके धारा 265 में आ जाएगा, किसमें, 265 में। नेक्स्ट चलते हैं अपने धारा 266 क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों, जो आपके धारा 266 है इसमें आपको बताया गया है कि कोई क्षोभकारी खेल खेलना, मतलब ये क्या कहना चाहता है, जैसे कोई यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, पतंग से, या पटाखे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या कोई गुब्बारा छोड़ता है, ठीक है, अग्नि गुब्बारा आते हैं ना जो छोड़ते हैं अग्नि गुब्बारे। अब इन चीजों से अगर किसी को हो रहा है नुकसान, ठीक है, आमजन को अगर वहां पे हो रहा है नुकसान, तो नगर पालिका क्या करेगी, जुर्माना लेगी बस आपसे। कितना लेगी, जुर्माना लेगी आपसे 100 से 500 रुपए तक का यहाँ पे आपको जुर्माना भरना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये होते हैं क्षोभकारी खेल, ऐसे खेल जिसे किसी से नुकसान हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे स्थानों पे नहीं कर सकते, यहाँ पे आस पड़ोस वाले को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको यहाँ पे दंड भुगतना पड़ सकता है धारा 266 में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, 267 क्या कहना चाहती है। तो जो 267 है 267, इसमें आपके अन्य न्यूसेंसों का परिच्छेद है। मतलब इसमें क्या क्या चीजें आएगी, देखो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी बात को सुनना ध्यान से। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति, ऐसे नहीं, कोई भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे सार्वजनिक स्थान, उस सार्वजनिक स्थान पर ना तो कोई मलमूत्र खुद कर सकता है और ना ही उसके जो उस प्रभार में रहने वाले बच्चे हैं उनको मलमूत्र विसर्जन भी नहीं करवाएगा। कई बार आप के टाबरा ने बिन जागे जामूतिया, यहाँ कौन कर सके, सीधी सी बात है। तो सार्वजनिक स्थानों पे आप ऐसा नहीं कर सकते। और मांस वगैरह है उसे बिना ढके नहीं ले जाएगा, उसे प्रॉपर तरीके से ढक के ले जाना पड़ेगा अगर कोई खाने का उत्सुक है, मांसाहारी व्यक्ति है। अगर कोई देखो पशुओं वगैरह का किसी स्थान पे इकट्ठा कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता पशुओं को इकट्ठा। इसके अलावा खुले में कोई, जैसे कोई अपनी गाड़ी में कोई ऐसा कचरा ले जा रहा है जिसको चारों ओर दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है बुरी तरह से, वो भी यहाँ पे नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी चीजें यहाँ पे कोई करता है तो ये बताया गया आपके 267 की उपधारा 1 में। अब 267 की उपधारा 2 में आपको बताया गया कि अगर यहाँ से कोई एक में जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब जो निर्देश दिए गए उनका पालन नहीं कर रहा है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। कितना, 1 से 2,000 रुपए तक का यहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका धुएं को खपा देना 268 में। खपा देना मतलब देखो इसमें कोई भी ऐसे लोग हैं भट्टी का ऐसे प्रयोग करते हैं, कोई किसी भी प्रकार से धुआं हो सकता है जिससे आम जन को नुकसान हो। ठीक है, देखो कुल मिला के इन धाराओं में एक ही बात कही गई है, आम जन को जैसे कोई भी परेशानी हो रही है उनके उपचार है। अब भट्टी की वजह से या कोई भी ऐसी चीज़ों की वजह से धुआं धां कहीं कोई हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, पड़ोसियों कोई दिक्कत हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि ऐसा उससे निर्देश दिए जाएंगे कि वो ऐसा रोक दे। अगर वो नहीं रुकता है तो 268 की उपधारा 2 में उसे वही सेम जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस बार इसका जो जुर्माना कितना रहेगा, 2,000 से 5,000, मतलब दोबारा 2,000 से 5,000, पहले 1,000 से 2,000। ठीक है, पहले तो पहली बार उसे रोकने के लिए कहा जाएगा फर्स्ट जुर्माना, वो तो आपका रहेगा 1,000 से 2,000। फिर उसके बाद 2,000 से 5,000 रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, धारा 269 क्या कहना चाहती है। ठीक है, 269 पे तो देखो दोस्तों, जो धारा आपकी 269 है इसके अंतर्गत आपको क्या कहा गया है कि जो भी बाजारों हैं, वधशालाओं हैं और कातिपीय कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देना, मतलब कि अगर आपको कोई भी ऐसा काम खोलना है कि यहाँ पे आपको मार्केट खोलना है, ठीक है, इसके अलावा और भी मतलब ऐसा मार्केट बनाना है, जैसे मीट मार्केट हो गया जहाँ पे बकरे बुकरे कटते हैं, तो वधशाला उन्हें कहा गया है। तो ऐसा कोई स्थान बनाना है तो आपको नगर पालिका से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात, इसमें धारा 269 में यही बात बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं धारा 270, 270 क्या कहती है, बाजारों और वधशालाओं को खोला बंद व किराए पर दिया जाना। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर नगर पालिका चाहे, ठीक है, नगर पालिका चाहे तो वह नगर पालिका में कोई भी स्थान पे खोल सकती है कि आप यहाँ पे दुकानें किराए पे भी दे सकती है। ठीक है, तो ये सारी वधशाला वगैरह खोल सकती है, कोई बाजार खोल सकती है, फिर वहाँ पे आके दुकानें किराए पे भी दे सकती है और उनसे किराया वसूल सकती है नगर पालिका। तो ये बात आपकी कही गई है 270 में। इसके अलावा इसकी जो उपधारा है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर यहाँ पे इनके अलावा कोई भी सामान विक्रय करता पाया गया जो नगर पालिका ने अलॉट की है इनके अलावा, तो उन पे भी उचित कार्रवाई की जा सकती है। तो वो आपकी आ जाएगी धारा 270 में। अब देखो नेक्स्ट आपकी धारा क्या है, 271। इसमें क्या कहा गया है कि नगर पालिका सीमाओं के बाहर वधशालाओं के बारे में। अब देखो, जो नगर पालिका के सीमाओं के बाहर जो वधशालाएं हैं जितनी भी, राज्य सरकार या इसके निमित्त नियुक्त कोई प्राधिकृत अधिकारी कोई ऐसी मंजूरी देता है जो नगर पालिकाओं के सीमाओं के बाहर वधशालाएं या पशुओं के शवों का निर्वतन का स्थान ऐसा विधिपूर्ण तरीके से घोषित करती है, तो नगर पालिका के जो नियम है वो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है,
मतलब जो भी उपबंध है ऐसे प्रवर्त होंगे जो नगर पालिका के भीतर हों, मतलब नियम, जैसे ये नगर पालिका है, ठीक है, एनपी लिख रहा हूँ। अब इस स्थान पे थोड़ा सा बाहर है ना, ऐसी बनानी है, वत्सालय बनानी है या कोई मृत पशुओं का स्थान बनाना है, तो राज्य सरकार ने क्या किया, यहाँ पे निर्देश दे दिया कि बना लो। अब यहाँ पे जो नियम होंगे ना, नियम, वो नियम है ना, इस यहाँ पे जो नियम होंगे वो इस नगर पालिका के लागू होंगे। यही बात बस इसके द्वारा 271 में ये कहना चाहता है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है धारा 272। देखो धारा 272 ये क्या कहता है कि नई वधशालाओं का खोला जाना, जो नई वधशाला है। अब इस अधिनियम के अंतर्विष्ट अगर कोई भी बात होती है तो नगर पालिका नई वधशाला की स्थापना करते समय या स्थापना की कोई अनुज्ञा दे रहा है तो सार्वजनिक सुविधा और साधारण जनता की राय को ध्यान में रखेगी और आक्षेप मंगवाएगी। देखो आपको पता है कि नई वधशाला खुलेगी तो आसपास के लोगों को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पे मांसाहारी है या वहाँ पे दुर्गंध भी बहुत आती है, तो ऐसा स्थान यहाँ पे उचित निर्धारित किया जाएगा और आक्षेप भी आमंत्रित किया जाएगा कि किसी को कोई दिक्कत है, हम यहाँ पे वधशाला खोल रहे हैं, तो आप अपने आक्षेप दे सकते हो, अपने विचार दे सकते हो, तो वो आपके धारा 272 में आ जाएगी। अपने अब चलते हैं नेक्स्ट, धारा 273 क्या कहना चाहती है। तो देखो दोस्तों, जो धारा 273 है इसमें सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ये पॉइंट याद कर लेना बस। देखो इसमें वे शक्तियां हैं जिनका कोई भी ऐसे खतरनाक रोग हो जो उस नगर पालिका क्षेत्र में जहाँ पे फैल सकते हों, जैसे अपने फॉर एग्जांपल कोरोना ले सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग होते हैं फैलने वाले। अगर कुछ ऐसा होता है तो नगर पालिका की ऐसी शक्तियां होंगी, ठीक है। और जहाँ पे यहाँ पे जो फर्स्ट रोग फैला रहा है उसको निर्देश भी जारी किए जाएंगे या उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि आपके यहाँ पे कौन, मतलब जो बीमार वगैरह है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ पूछे जाए तो आपके धारा 273 याद रख लेना बस। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी उपधाराएं हैं, इतना आपको डीप में नहीं जाना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट 274 क्या कहती है। तो दोस्तों जो धारा आपकी 274 है इसमें कहा गया है कि जो राज्य सरकार है ये अनुसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियां। देखो इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे घर वगैरह होते हैं या बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिसके स्वामी उसका जो ख्याल है सही से नहीं रख रहे, उस कारण वहाँ पे कोई भी बीमारी पैदा हो रही है, उस कारण जो मच्छर वगैरह है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो उस कारण किसी आम लोगों के आसपास कोई दिक्कत हो रही है तो उस संबंध में वह उसको नोटिस जारी कर सकती है प्रॉपर तरीके से। अगर वो नोटिस नहीं मानता है तो उस स्थान को अर्जित भी कर सकती है नगर पालिका, ठीक है, अर्जित भी कर सकती है, उसका विक्रय भी कर सकती है। तो वैसे इतनी तक बात नहीं पहुंचती, तो मतलब उसको क्या है कि ऐसी गंभीर बीमारी फैल जाए तो उसके तक, मतलब उसके जो लास्ट धारा में अपने पढ़ा बीमारी के बारे में, तो राज्य सरकार जो अधिसूचित करेगी। तो इसमें बस जो पहले नगर पालिका कर रही थी अब राज्य सरकार का कार्यवाही करेगी अगर कोई इसकी वजह से, बिल्डिंग की वजह से कोई गंभीर बीमारी यहाँ पे फैल रही है, तो वो आपके आएगा धारा 274 में। नेक्स्ट हम चलते हैं 275। देखो शव गाड़ना और कब्रिस्तान की बात आती है। देखो इनका जो नियमन है, इसके आगे की धारा भी अब ये नई स्टार्ट हो जाती है, पहले हम इनके बारे में पढ़ा। अब जो शव शुभ है, मृत पशुओं के शव है, ये आपकी धारा आ जाएगी आगे। नेक्स्ट यही चलेगी कब्रिस्तानों के बारे में, शमशानों के बारे में। तो इसमें दो खंड दिए गए हैं, क्या खंड है, एक तो 275 का, इसमें जो भी कब्रिस्तान और शमशान का सह निर्माण और रख रखाव है, सह निर्माण और रख रखाव इनका, कब्रिस्तान और जो भी शमशान है इनका। और जो खंड ख है इसमें क्या है कि जो मृतक के निर्वर्तन के लिए स्थानों का अर्जन, रख रखाव और बदलाव और नियमन ये नगर पालिका कर सकेगी। तो ये शक्तियां 275 में है, ठीक है। जो भी मृतक है, मृतक के निर्वर्तन के स्थानों का अर्जन एक तो, इसके अलावा रख रखाव और नियमन, ये आपके आएगा खंड ख में, ठीक है। तो शव गाड़ना और कब्रिस्तान आपके हो गया द्वारा 275 में। अब नेक्स्ट जो धाराएं हैं 276 से 297, ये अपने कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।